नमस्कार, वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस के अंदर नेक्स्ट वीडियो में, तो जहाँ पे हम और एक एग्जाम्पल सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो एंड तक बने रहिए और हम यहाँ पे 3 से 4 एग्जाम्पल आज नए सॉल्व करेंगे। तो देखते रहिए और समझिए किस तरह से के एग्जाम्पल होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो आज हम ले जा रहे हैं वो है द मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट इन द लार्ज सिटी क्लेम दैट द वेटर ऑफ द वर्किंग ऑल रेस्टोरेंट इन सिटी वो 150 रुपये एवरेज अर्न करता है, 150 या उससे ज़्यादा। इसका मतलब है हमारे पास जो म्यू है वो म्यू दे रखा है 150 और मोर। ओके, चलो 25 वेटर का हमने सैंपल लिया है तो n इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 25। ओके, और उनका एवरेज मिल रहा है 139, जिसको मतलब कहते हैं हम x बार, दैट इज 139। अच्छा, अब उसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी दे रखा है पर वीक एस डी $28, तो हम कह सकते हैं एस दे रखा है हमारे पास सैंपल, दैट इज $28। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एज्यूम द 1% सिग्निफिकेंस लेवल कि मैनेजर्स जो मैनेजर का जो है क्लेम है, इज द क्लेम इज ट्रू, करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ है कि अगर H0 हम एज्यूम कर लेंगे कि H0 अगर हम एज्यूम कर लेते हैं उसके अंदर क्या आएगा, सॉरी H0 के अंदर हम अगर एज्यूम कर लेते हैं कि H0 क्या होगा, तो अगर जो म्यू है वो हमारा 150 से ज़्यादा हो गया, ओके 150 से ज़्यादा हो गया, तो मैनेजर्स क्लेम इज ट्रू। मैनेजर का जो क्लेम है वो क्लेम इज ट्रू। वो सही होगा। ओके, लेकिन अगर उसका ऑल्टरनेटिव कर लेते हैं कि जो म्यू हमारे पास है, जो एवरेज हमारे पास दे रखा है, वो अगर इससे कम हो जाएगा, दैट इज लेस देन 150 हो जाएगा, तो कहते हैं कि मैनेजर का क्लेम इज नॉट ट्रू। जो क्लेम हमने किए मैनेजर क्लेम इज नॉट ट्रू। ओके, चलो तो पहले तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि जो हमारा n है वो लेस देन 25 है, तो हमें यहाँ पे कंपलसरी टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब टी कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट एन, ये हमारी फॉर्मूला है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो क्या आंसर आ सकता है इसके अंदर। एक्स बार हमारे पास है 139 और म्यू ऑलरेडी हमारे पास 150 दे रखा है, तो डिविडेशन में हमारा एस है 28 और अंडर रूट एन दैट इज अंडर रूट 25। तो हम यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, तो 139 माइनस 150 कर देंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा दैट इज -11। और 28 का स्क्वायर रूट तो हमें पता ही है, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास आता है 5, और 28 को हम डिवाइड बाय 5 कर लेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 5.6। तो ये 5.6 वैल्यू है। इसको अगर हम ढूंढेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज -1.9643। ये तो हो गया हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू। अब उसकी कंपैरिजन करने के लिए टी टेबल वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो टी टैब वैल्यू की बात करते हैं तो हमारे पास n-1 ए डेल्टा होता है, सॉरी n-1 हमारे पास n-1 अल्फा होता है। सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास मेंशन किया था यहाँ पे कि क्वेश्चन के अंदर सिग्निफिकेंस लेवल 1% सिग्निफिकेंस लेवल रहेगा। तो 1% सिग्निफिकेंस और n हमारे पास है 25, तो 25 के हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो टी टेबल वैल्यू क्या आएगी, जो टेबल वैल्यू होगी वो 24 और अल्फ़ा जो कि हमारे पास है क्वेश्चन के अंदर 5%, तो सॉरी 1%, तो 1% ले लेंगे दैट इज 0.01। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो इसका टेबल वैल्यू जो है वो आपको टेबल में देखना होगा, वो आंसर आता है आपके पास दैट इज वो 2.492 ये वैल्यू हमारे पास आता है। अभी हमें पता है कि यहाँ पे कंपैरिजन में क्या होता है
टी कैलकुलेटेड वैल्यूज को हम कंपैरिजन करते हैं टी टेबल वैल्यू से, जो हम टी टैब कहते हैं। ओके, अगर ये कम है कैलकुलेटेड वैल्यू, दैट इज जो कि हमारे पास है ऑलरेडी -1.9643 और टेबल वैल्यू जो है वो 12.492, तो कल ऐसा है तो हमारा H0 होगा वो एक्सेप्टेड होगा। ये एक्सेप्टेड रूल है, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू कम आती है तो हम उसे कहते हैं H0 एक्सेप्टेड। H0 में हमने क्या लिखा था कि मैनेजर का जो क्लेम है वो सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि मैनेजर्स क्लेम, सॉरी मैनेजर्स क्लेम इज ट्रू। ओके, मैनेजर का जो क्लेम है वो यहाँ पे सही है। अच्छा, ऐसा एक और एग्जांपल देते हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है 10 ऑयल टीन्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम एन ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन। हमने 10 टीन ले रखे हैं, दैट इज जो कि हमारा एन हो गया, एन इज 10। ओके, 10 ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में से हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, रैंडमली टेकन है एंड द मीन वेट ऑफ दिस टीन इज 15.8 किलोग्राम। यानी जो 10 सैंपल लिए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास उसका एक्स बार दे रखा है कि एक्स बार है हमारे पास 15.8। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो एक्स बार की जो वैल्यू मिल रही है हमारे पास वो है 15.8। ओके, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो हमारे पास मिल रहा है वो है हमारे पास 0.50। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से देखा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा गया है कि टेस्ट दैट द मीन वेट इज लेस देन 16 किलोग्राम। तो यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि मशीन इज़ प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। ओके, तो जनरली नॉर्मली मशीन को क्या पैक करना है, जो कि म्यू है हमारे पास वो 16 किलोग्राम है। यहाँ पे मेंशन किया कि म्यू हमारे पास 16 किलोग्राम है। ओके, तो इसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे अगेन हम देखेंगे कि एन जो है हमारा लेस देन 30 है, तो अगेन टी टेस्ट आएगा। तो लेकिन H0 हम क्या एज्यूम करेंगे कि अगर मीन वेट जो है दैट इज म्यू जो हमारे पास है इक्वल टू 16 हुआ, ओके, यानी कि 16 किलो सही सही पैकिंग होता है, तो ऑटोमेटिक मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, मशीन वर्किंग प्रॉपरली। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि H1 जो है इससे कम या ज़्यादा पैकिंग होता है, तो दोनों केसेस के अंदर हम कह सकते हैं यहाँ पे म्यू जो हमें बोला गया है कि एवरेज जो है वेट इज़ 15.88 किलोग्राम। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि भी जो मशीन के अंदर जो पैकिंग होता है, ओके, वो 15.8 है। तो क्वेश्चन हमारे पास है टेस्ट द मीन वेट इज़ लेस देन 16 किलोग्राम। ओके, लेस देन है तो हम यहाँ लेस देन 16 करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें इस तरह से एज्यूम करना है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था लेस देन, वैसे यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखोगे, अगर लेस देन मेंशन नहीं किया गया होता तो हम क्या करते हैं, नॉट इक्वल टू लिखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा पैकिंग हो जाता है तो भी मशीन सही से काम नहीं कर रहा कह सकते हैं, और कम पैकिंग हो रहा है तो भी मशीन सही से ज़्यादा पैकिंग नहीं कर रहा कह सकते हैं। हाँ, हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन अवेलेबल है 0.5 ग्राम का, 0.50 ग्राम्स का, तो 50 ग्राम प्लस माइनस होगा देन इट्स फाइन, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगेन हमें टी कैलकुलेशन वैल्यू करना है, तो टी कैलकुलेटेड वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक्स बार माइनस म्यू
और अपॉन थीटा, सॉरी यहाँ पे एस होगा हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे भी थीटा नहीं लिख सकते हम, यहाँ पे एस लिखेंगे, सो एस अपॉन अंडर रूट एन। ओके, चलो कैलकुलेशन यहाँ पे ही कर देते हैं साइड में कि अगर हमारा एक्स बार 15.8 किलोग्राम है और हमारा जो म्यू है वो 16 किलोग्राम है, एस हमारे पास है 0.5 अपॉन अंडर रूट एन हमारे पास है 10। ओके, तो यहाँ पे बच जाएगा 0.2 और 10 का अंडर रूट निकाल लेते हैं, तो 10 का जो रूट निकलेगा वो रूट होता है अराउंड 3.16। ओके, तो यहाँ पे हम लिखे तो 0.5 अपॉन 3.16 और इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 0.5 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3.12 है, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.1581, जो कि आंसर हमारे पास इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर बनता है -1.265। ये माइनस में आएगा, सॉरी 1.265। ओके, अगेन ये कैलकुलेटर वैल्यू होने के बाद हम टी टेबल वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है n-1 अल्फ़ा, जो कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, और इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो टी टेबल वैल्यू हमारे पास क्या होगा, हमारे पास n10 है तो 10-1 और अल्फ़ा सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे हमारे पास 0.05, 5% सिग्निफिकेंस लेवल। तो हम टी टेबल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे 9 और 0.05 हमें टेबल में देखना पड़ेगा, जो कि इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो आएगा 1.833। ओके, तो अभी हमें कंपैरिजन करना है टी टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू को, और कैलकुलेटेड वैल्यू को हम करेंगे कंपैरिजन टेबल वैल्यू से। तो कि टी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑलवेज मॉड्यूलस के अंदर होती है और टी टेबल वैल्यू टैब वैल्यू को कंपेयर करेंगे टी की। ओके, चलो ये वैल्यू हमारे पास है 1.265, जो कि माइनस में थी, मॉड्यूलस में देने के बाद हमारे पास मिल गई, और ये टेबल वैल्यू थी 1.833, यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबल वैल्यू से कम है। तो इसको कह सकते हैं कि H0 इज एक्सेप्टेड। अगर H0 एक्सेप्टेड है तो इसका मतलब हो गया जो H0 का जो स्टेटमेंट हमने लिखा था कि मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, वो सही है, आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली, सॉरी ओके, ये स्टेटमेंट लिखना इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है जो कि है क्वेश्चन के अंदर मेंशन कि एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है क्लेम दैट कि 40% ऑफ द पीपल शो द एडवर्टाइजमेंट एंड पुट आउट ऑन हिज टेलीविजन बाय द कंपनी। यानी 40% लोग ऐसे हैं कि जो कि हमारा ऐड देखते रहते हैं। तो यहाँ परसेंटेज की बात चल रही है, 40%। ओके, तो 40% का मतलब ये प्रपोजन हो गया, दैट इज कैपिटल P मेंशन किया गया है 40%, दैट इज जिसे हम 40% कहेंगे। 40% इसका मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे 0.4 आएगा या 0.40 कह सकते हो। अब क्या करते हैं, रिमेंबर दैट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट 24 आवर्स आफ्टर दिस सीन ऑन द शो। A sample survey conducted for 24 hours a show and 150 out of 400 people remembered the name of the product। यानी कि स्मॉल पी की बात करी है इसके अंदर, जो कि हम एक 400 लोगों का अगर हम रिव्यू करते हैं तो उसमें से 152 लोग ऐसे हैं कि जो कि हमारी प्रोडक्ट का नाम याद रखते हैं। ओके,
तो इसके हिसाब से हमें स्मॉल p फाइंड करना मिल जाएगा, दैट इज 152 डिवाइडेड बाय 400, तो हमारे पास आ जाएगा 0.38। ये हमारे पास आ गया 0.38। ओके, यहाँ पे पूछा गया टेक द क्लेम ऑफ द कंपनी इज 1% सिग्निफिकेंस। ओके, तो लोग यहाँ पे क्लेम कंपनी कर रही है कि भाई 24 घंटा अगर चालू रहेगा तो 40% लोग तो हमारी ऐड देखते ही हैं, तो 40% देखते हैं तो ठीक है। ओके, तो क्लेम इज करेक्ट। तो यहाँ पे एच जीरो हम एज्यूम कर लेंगे कि अगर आपका कैपिटल पी यानी प्रपोर्शन 40% यानी कि 0.4 आ रहा है, ओके, अगर आपका कैपिटल पी 0.4 आ रहा है यानी 40 कहो या 4 कहो, द क्लेम इज ट्रू, कि भाई आपकी जो क्लेम कर रहे हो कि आपकी एड सही चल रही है तो वो सही है। ओके, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपका जो कैपिटल पी है, ओके, कैपिटल पी जो है ये स्मॉल पी हो गया, स्मॉल पी नहीं कैपिटल पी की बात करें, तो आपका कैपिटल पी है अगर वो उससे 440 यानी 40% से ज़्यादा कम हो गया या फिर ज़्यादा हो गया तो आपका क्लेम सही नहीं होगा, दैट इज क्लेम इज नॉट ट्रू। ओके, यहाँ पे क्लेम पीपल शोज एडवर्टाइजमेंट पुट आउट, तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि 40% से ज़्यादा या 40% से कम। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि भाई ये परसेंटेज आ रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इस दोनों के बारे में। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कैलकुलेशन क्या आएगी। ओके, तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगेन यहाँ प्रपोजन आ गया, और प्रपोजन है इसके अंदर एन हमारा जो है वो 400 है। ओके, एन इज इक्वल टू इज 400, 400 लोगों का हमने लिया हुआ है, विच इज़ ग्रेटर देन 30, वो 30 से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन 30, तो ये जेड टेस्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्रपोजनल वाला होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे जेड कैलकुलेटेड वैल्यू। जेड कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए अगर प्रपोर्शन मैथड यूज़ करना है तो स्मॉल p माइनस कैपिटल P अपॉन एस ऑफ P कहते हैं उसको, या फिर आप उसको शॉर्ट में लिख सकते हो तो अंडर रूट कैपिटल P इंटू कैपिटल Q अपॉन अंडर रूट एन, ये आप कर सकते हो। ओके, अंडर रूट नहीं लिख सकते तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ ऊपर अंडर रूट ऑलरेडी है तो वापस से अंडर रूट नहीं आएगा, दैट इज अपॉन एन। आप देखो हमारे पास कैपिटल P तो मिल गया, राइट, लेकिन कैपिटल Q अगर माइनस कर लेंगे तो 0.6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम प्रपोर्शन मेथड के अंदर हिसाब से रखें तो 0.38 माइनस कैपिटल P 0.40। ओके, अंडर रूट अगर P और Q की वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो P की वैल्यू कैपिटल 0.4 है तो Q की वैल्यू 0.6 है, और डिवाइडेड बाय N जो कि हमारे पास है 400। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू मिल जाएगा -0.02, लेकिन अगर यहाँ पे करेंगे तो 0.4 इंटू 0.6, 0.6 है सॉरी, पहले से कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 400, अगर इसका आंसर निकालते तो हमारे पास आता है 0.0006, और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.0249, तो यहाँ पे आएगा 0.02449, और इसका डिविडेशन करेंगे तो हमें इसको किस तरह से लिखना पड़ेगा, दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय, हम जो पुरानी फिगर थी उसके हिसाब से लिखेंगे तो हमारे पास आता है दैट इज -0 आंसर आता है हमारे पास -0, ये 8 पॉइंट लिख दिया, -0.8165, ये हमारे पास वैल्यू आता है। ओके, अगर इसके हिसाब से z कैलकुलेटेड वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो उसका टेबल है, z टेबल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन किया गया था, जो कि टेबल वैल्यू ऑलरेडी 2.57 हमें दे रखी है 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे z कैलकुलेटेड वैल्यू और z टेबल वैल्यू की हम कंपैरिजन करेंगे। इसके अंदर भी कैलकुलेटेड वैल्यू मॉड्यूलस के अंदर होती है,
जिसलिए हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0.8165 और टेबल वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन में दिखी थी 2.57। तो ये हमारे पास है 2.57। हम कह सकते हैं कि कैलकुलेट वैल्यू हमारा कम है, तो H0 एक्सेप्टेड। अच्छा, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हमेशा H0 एक्सेप्टेड ही हो। ओके, अगर H0 एक्सेप्टेड है तो हमारा H0 था, दिस क्लेम इज ट्रू, दैट यहाँ पे जो बताया गया है कि भी द क्लेम ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंपनी इज ट्रू। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखने का ट्राई किया है, तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से कंपनी का जो क्लेम था वो सही है। ओके, ऐसा एक और एग्जाम्पल भी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, तो किस तरह से ये एग्जाम्पल्स होता है वो देखेंगे। हैव अ गुड डे।